बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स, जैसा कि हमने ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के बारे में बात की थी, उसी तरह से ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी होंगे। यानी ऐसे प्लांट्स जिनमें कोई फॉरेन जीन इंसर्ट की गई है उसको हम ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे। ठीक है। ट्रांसजेनिक प्लांट फॉलोइंग टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप यूज़ की जाती हैं फॉरेन जीन ट्रांसजेनिक प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। ठीक है। यानी प्लांट को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए फॉलोइंग टेक्निक्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। उनमें से कौन कौन सी हैं? पहली जो है, देयर इज़ अ स्पेशल टेक्निक टू इंसर्ट जीन इनटू एन इम्यून immature embryo. This embryo develops to form new transgenic plant. जीन्स कैन बी इंसर्टेड इनटू द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट के प्रोटोप्लास्ट में जीन्स जो हैं वो इंसर्ट की जाती हैं स्टूडेंट, या तो इमेच्योर एम्ब्रियो में। उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स हैं, लेकिन आप लोग बस ये याद रखें, या तो जब एम्ब्रियो जो कि इमेच्योर होता है उसमें कोई जीन इंसर्ट कर दी जाती है, ठीक है, तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाता है। या फिर जो है वो प्रोटोप्लास्ट में जीन इंसर्ट की जाती है। और ऐसे प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या होता है कि प्लांट सेल्स हुज सेल वॉल इज़ रिमूव्ड आर कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वाला जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल भी शामिल है अंदर। ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल निकाल के सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये वाला जो पोर्शन है ये प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। या फिर इसके अंदर जीन इंसर्ट की जाती है प्रोटोप्लास्ट में। प्रोटोप्लास्ट जो हैं वो उनको सस्पेंड किया जाता है लिक्विड में कंटेनिंग फॉरेन डीएनए। ठीक है। ऐसे लिक्विड में उनको सस्पेंड किया जाता है जिसके पास फॉरेन डीएनए होता है। इलेक्ट्रिक करंट पास किए जाते हैं उस लिक्विड में से, और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो टाइनी होल्स बना देते हैं प्रोटोप्लास्ट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके अंदर, प्लांट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। और फिर वो टाइनी होल से जो जेनेटिक मटेरियल है वो एंटर हो जाता है प्रोटोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद प्रोटोप्लास्ट जो है वो डेवलप हो जाता है कंप्लीट प्लांट में, और वो चूँकि उसके अंदर फॉरेन जीन होती है तो वो ट्रांसजेनिक प्लांट ही बनता है। ठीक है। अच्छा, यूज़ जो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का वो कैसे किया जाता है, यानी कहाँ कहाँ पे यूजेस होते हैं? पेस्ट एंड हर्ब रेजिस्टेंट वैरायटी की प्लांट की पेस्ट और हर्ब रेजिस्टेंट वैरायटीज़, यानी ऐसी वैरायटीज़ प्लांट की प्रोड्यूस की जाती हैं जिन पे पेस्ट अटैक नहीं कर पाते। यानी अगर एक पौधा है उस पर पेस्ट अटैक करता है लेकिन हम उसके अंदर कोई पेस्ट रेजिस्टेंट जीन इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, तो जब उसके बाद उस वाले प्लांट को हम ग्रो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम उस पर पेस्ट जो है वो अटैक नहीं कर सकेंगे। तो पेस्ट रेजिस्टेंट जो वैरायटीज़ हैं प्लांट की और हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो हैं वो क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ठीक है, इस तरीके के लिए। उसके बाद ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स वर प्लांटेड ऑन मोर देन 70 मिलियन एकड़ वर्ल्ड वाइड इन 1999। ठीक है, 1999 में ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो 70 मिलियन एकड़ रकबे पे काश्त की गई थी, और अगले 5 सालों में ये एकड़ेज जो था वो तकरीबन डबल हो जाना था, ट्रिपल हो जाना था, सॉरी। और वो वैरायटीज़ जो थी उनमें था देयर प्रोटीन और स्टार्च कंटेंट वर मॉडिफाइड। उन वैरायटीज़ जो कि 1999 में काश्त की गई थी इतने बड़े रकबे पे, उनके प्रोटीन और स्टार्च कंटेंट जो थे उनको मॉडिफाई किया गया था। उनके अमाइनो एसिड और ऑयल जो कंटेंट थे उनकी कंपोजिशन इंक्रीज़ कर दी गई थी। ऑयल और अमाइनो एसिड कंपोजिशन इज इंक्रीज इन दिस वैरायटीज़, वो उन वैरायटीज़ में इंक्रीज़ कर दी गई थी उस टाइम पे। तीसरा जो है वो क्या था कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ वीट, कॉर्न और राइस। आपको पता है कितनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, ठीक है, तो आबादी बढ़ने के साथ साथ उसकी खुराक की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ट्रांसजेनिक प्लांट्स यानी वीट, कॉर्न और राइस की ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ लगाई गई थी बहुत बड़े रकबे पे। उसके देयर विल बी हाईएस्ट डिमांड ऑफ दिस क्रॉप्स बाय 2020, यानी उस टाइम पे लगाई गई थी ये स्टूडेंट बहुत बड़े रकबे पे वीट, राइस और कॉर्न की ट्रांसजेनिक प्लांट वैरायटीज़ जो कि ज़्यादा पैदावार देती हैं। ठीक है, ज़्यादा पैदावार देने वाली ट्रांसजेनिक वैरायटीज़ लगाई गई थी, जिनके बारे में ये ख्याल किया गया था कि वो 2020 तक जो है वो बहुत ज़्यादा खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के काबिल हो सकेंगी। यानी 2020 तक खुराक की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि उसको वो पूरा करने के काबिल हो जाएंगी इस ईयर में जो आजकल है। और ये वाली सारी रेवोल्यूशन जो है इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये स्टार्ट हुई थी 1960s में। इन स्पेशल हाई यील्ड हाइब्रिड प्लांट्स वर डेवलप। इसमें जो है वो हाई मतलब यील्ड जो बहुत ज़्यादा पैदावार देने वाले प्लांट हैं वो डेवलप किए गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, और इससे जो प्लांट की ग्रोथ थी उसमें इजाफा हुआ था। पर कैप्टा में अगर पैदावार जितनी हो रही थी उससे डबल जो थी वो पैदावार वाली वैरायटीज़ लगाई गई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की गई थी पैदावार वैरायटीज़ की इसके तहत। ठीक है, इसमें जो था वो क्या किया था, फॉलोइंग स्टेप्स कैन इंक्रीज दिस प्रोडक्शन।
कुछ ये वाले स्टेप्स है। द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा कैन बी चेंज, इट कैन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक और कैन कट डाउन वाटर लॉस। ठीक है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर इसके ज़रिए मॉडिफाई किया गया था ट्रांसजेनिक प्लांट में। ट्रांसजेनिक जो वराइटीज़ थी उनमें स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया गया था। उससे क्या हुआ था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ले सकते थे और ज़्यादा लेने की एबिलिटी उनमें हो गई थी और ऑक्सीजन वाटर का लॉस कम करने की। इट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम रिबलोज कार्बोक्सिलेज रुबिस्को कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड इन मोस्ट प्लांट। ठीक है, रुबिस्को की एफिशिएंसी इंक्रीज करने वाली वराइटीज़ जो थी वो भी मतलब प्रोड्यूस की गई थी। A team of Japanese scientists are trying to introduce C4 cycle into rice. जापानीज साइंटिस्ट की टीम जो है वो C4 साइकिल राइस में इंट्रोड्यूस करने की ट्राई कर रही है। C4 साइकिल जो है uses a different method of capturing carbon dioxide, so C4 reduces the inefficiency of Rubisco carboxylase. C4 साइकिल जब इसमें राइस में इंट्रोड्यूस हो जाएगा स्टूडेंट, तो उसका जो मैकेनिज्म है कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का, वो रुबिस्को की इनएफिशिएंसी को एक किस्म से इनएफिशिएंसी कम हो जाएगी यानी। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और उसको मतलब प्रोसेस करता है नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस का, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो वाला साइकिल, डार्क रिएक्शन में जो साइकिल चलता है। ठीक है, वो रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से हो रहा होता है। तो रुबिस्को की दोनों तरह की एक्टिविटी होती है, कार्बोक्सिलेज भी होती है और ऑक्सीजनेज भी होती है एक्टिविटी। तो इस वजह से रुबिस्को की इनएफिशिएंसी को कम करने के लिए C4 साइकिल जो है जापानीज साइंटिस्ट की टीम वो इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है राइस में। These are multi-gene modification. These modifications require a thorough re-engineering of plant cells. Single gene transfer जो है वो various products are produced by single gene transfer. A weed mouse cured cress is genetically engineered. It produces biodegradable plastic. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक प्रोड्यूस की जा रही है इस तरीके के ज़रिए, इस वीड के ज़रिए। सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन प्रोडक्ट्स, तो ह्यूमन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे सिंथेसाइज किए जा रहे हैं प्लांट में अपनी मर्जी की जीन इंसर्ट करके। उसमें एन एंटीबॉडी इज़ मेड बाय कॉर्न के ज़रिए एक एंटीबॉडी बनाई गई है। इट कैन डिलीवर रेडियो आइसोटोप टू ट्यूमर सेल्स। ठीक है, ये वाली जो जीन है जो कॉर्न के प्लांट को यूज़ करके बनाई गई है, ये रेडियो आइसोटोप को ट्यूमर सेल्स में इंट्रोड्यूस कर देती है। उसके बाद एक और एंटीबॉडी जो है वो बनाई गई है सोयाबीन के पौधे को इस्तेमाल करते हुए, ये जो है जेनिटल हर्पीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट आर इनएक्सपेंसिव, सस्ती होती हैं। ठीक है, जो प्लांट की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, और दीज एंटीबॉडीज़ आर नॉट कंटेमिनेटेड विद पैथोजेंस। These pathogens can infect people. Clinical trials of these human products have begun. ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल इन ह्यूमन प्रोडक्ट से स्टार्ट हो चुके हुए हैं। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उसके लिए डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। एक है माइक्रो इंजेक्शन की टेक्निक। माइक्रो इंजेक्शन, फॉरेन जीन्स और इंसर्टेड इनटू एग्स थ्रू माइक्रो इंजेक्शंस। ठीक है, या फिर वॉर्टेक्स मिक्सिंग। वॉर्टेक्स मिक्सिंग जो है उसमें एग्स जो है उसको एक एजिटेटर में रखा जाता है जो तेज़ी से अंडे को हिलाता है। एजिटेटर होता है जो अंडे को बहुत तेज़ी से हिलाता है। इट हैज़ DNA एंड सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स। एजिटेटर के अंदर सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स होती हैं और DNA भी होता है। ठीक है, नीडल्स मेक टाइनी होल्स इनटू द एग मेम्ब्रेन। DNA एंटर्स थ्रू दिस होल्स। ठीक है, फिर एजिटेटर में वो नीडल्स के लिए DNA को इंट्रोड्यूस किया जाता है एग के अंदर, और एग जो है फिर वो फर्टिलाइज होते हैं। उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कौन सा बनेगा? ट्रांसजेनिक ऑफस्प्रिंग, क्योंकि वो एग जो थे उनमें फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। एप्लीकेशन जो है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वो क्या क्या है, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। उसी तरह से जैसे प्लांट की ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो ज़्यादा पैदावार देते हैं, तो उसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स, आपको पता है कि पोल्ट्री की जो इंडस्ट्री है वो कितनी ज़्यादा एडवांस है, यानी इतनी बड़ी आबादी को अंडे और गोश्त मिल रहा है। इसके अलावा ज़्यादा दूध देने वाले जानवर जो है वो बनाए गए, उनमें ट्रांसजेनिक जीन यानी इंट्रोड्यूस करवा के ज़्यादा दूध देने वाली वैराइटीज़ पैदा की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को मिल्क की प्रोडक्शन जो है वो प्रोवाइड की जा सके। हायर ग्रोथ रेट ऑफ एनिमल्स, जीन्स फॉर बोवाइन ग्रोथ हार्मोन आर इंजेक्टेड इनटू मैनी एनिमल एग्स। ठीक है, बोवाइन कैटल मवेशी जो होते हैं उसकी जीन जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स बहुत सारे एनिमल एग्स में इंट्रोड्यूस की गई। Many large fishes, cows, pigs, rabbits and sheep are produced.
बहुत सारे ट्रांसजेनिक लार्ज फिशेस, काउस, पिग्स, रैबिट्स, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस की गई हैं. There is much concern about these. The genetically engineered fishes can upset or destroy the natural ecosystem. Thus, these engineered fishes are kept in separate ponds, so these fishes may not escape and mix with वाइल्ड फिशेज़. ठीक है, जो नेचुरली एग्जिस्टिंग फिशेज़ होती हैं उनके साथ से इनको सेपरेट किया गया, क्योंकि ये ख्याल किया जाता था इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा डेंजर था कि ये वाली जो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड फिशेज़ हैं, मतलब जेनेटिकली इंजीनियर्ड फिशेज़ जो हैं, ये इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. उसके बाद जीन फार्मिंग. जीन फार्मिंग जो है, यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स टू प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स इज कॉल्ड जीन फार्मिंग. जीन फार्मिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स को इस्तेमाल करते हुए फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, तो उसको जीन फार्मिंग कहते हैं. अ नंबर ऑफ फर्म्स आर यूज्ड इन दिस टेक्निक. बहुत सारे द जीन्स ऑफ थेरेप्यूटिक एंड डायग्नोस्टिक proteins are inserted into DNA of animals. These proteins appear in the milk of animals. Scientists are trying to produce drugs for the treatment of cystic fibrosis, cancer, blood diseases and other disorders. Herds of goat, यानी ये सारी herpes simplex और ये सारी diseases जो हैं, और स्टूडेंट ये जो थी प्रोटीन्स जो चाहिए होती हैं, ठीक है, वो क्या की थी कि उन एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी गई थी. फिर जब उन एनिमल से मिल्क प्रोडक्शन हुई थी तो उस मिल्क में वो प्रोटीन्स ज़ाहिर हो गई थी, मतलब वो शो हो गई थी, एक्सप्रेस हो गई थी. सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्लड डिजीज़ और दूसरी डिजीज़ के लिए वो वाली चीज़ें जो थी, मतलब उसके लिए फ़ायदेमंद थी ये वाली ड्रग्स जो थी. हर्ड ऑफ गोट्स इज़ यूज टू प्रोड्यूस antithrombin 3. It protects blood clotting during surgery. The clinical trials of antithrombin 3 have been started. Production of transgenic mammals for gene farming. DNA containing the gene of interest is injected into donor eggs. ठीक है, donor eggs में DNA जो हम चाहते हैं कि ये मतलब वो हमारा रिक्वायर्ड या हमारा DNA जीन होती है, ठीक है स्टूडेंट, वो जीन जो हमारी इंटरेस्टेड जीन है उसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उसको डोनर एग में इंसर्ट कर दिया जाता है. उसके बाद एग की जो है वो इन विट्रो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है, वो जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है. उसके बाद जो जाइगोट हैं उनको होस्ट फीमेल्स में रख दिया जाता है. जब जाइगोट को होस्ट फीमेल में रख दिया जाता है तो उसके बाद वो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग के तौर पर डिवेल्प हो जाती हैं, और अब वो जो फीमेल ऑफ स्प्रिंग बिकम्स मेच्योर, द प्रोडक्ट इज सेक्रेटेड इन द मिल्क. फिर वो प्रोडक्ट जो है वो मिल्क में सेक्रेट हो जाता है. साइंटिस्ट जो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैं वो ट्राई कर रहे हैं, उन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं. दिस माइस प्रोड्यूसेस ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन देयर यूरिन सॉरी. अब वो जो अमेरिका के साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस की प्रोडक्शन करवाई है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट या वो प्रोटीन जो है वो अपने यूरिन में रिलीज़ करते हैं. इससे क्या फ़ायदा होगा, वैसे हमारे मतलब कंट्रीज़ में तो लोग इसको वो नहीं समझते, लेकिन फ़ॉरेन में जो है वो यूरिन में करने का स्टूडेंट क्या फ़ायदा हो सकता है. वो फ़ायदा ये होता है कि मिल्क तो आपको पता है कि काउज़ या जो भी एनिमल मिल्किंग करते हैं वो एक ख़ास मेच्योर एज तक जाने के बाद मिल्क प्रोडक्शन उनमें होती है. यूरिन तो जो है वो छोटे से लेके हर बड़े तक जो एनिमल होगा, माइस होगा, वो यूरिनेशन का प्रोसेस उसमें होता ही है. तो इस वजह, और मिल्किंग का प्रोसेस सिर्फ फीमेल्स में होता है, जबकि यूरिनेशन का प्रोसेस तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो रहा होता है. तो ऐसे एनिमल्स में इसका मतलब अगर वो यूरिन में वो वाली जीन या वो वाली प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसकी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे ली जा सकती है वो वाली प्रोटीन्स यूरिन की निस्बत. ठीक है, तो और यूरिन से दूसरा ये कि यूरिन जो है वो मिल्क की निस्बत कम वो होता है. ठीक है, तो यूरिन से जीन को एक्सट्रैक्ट करना मिल्क की निस्बत ज़्यादा आसान है. तो ये हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स. ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स को अपने मतलब ऐसे प्लांट और एनिमल जिनमें हम अपनी मर्ज़ी के फ़ायदे हासिल कर सकें, उनमें फ़ॉरेन जीन को इंसर्ट करके, तो उनको ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स कहते हैं. आपकी बुक में मैं दिखा दूँ, आपकी बुक में ये वाला लेसन है ट्रांसजेनिक प्लांट्स का, और ये है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का. ठीक है, जीन थेरेपी हम लोग कल पढ़ेंगे. आज का हमारा ट्रांसजेनिक प्लांट और एनिमल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. इसको आप लोगों ने स्टूडेंट अच्छी तरह से याद कर लेना है. थैंक यू.